आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड बताने जा रहा हूँ। 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों के सिलेबस में दो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, एक तो एथिल एल्कोहल और दूसरा एसिटिक अम्ल। ठीक, तो आज हम लोग एथिल एल्कोहल यानी कि अल्कोहल नाम होता है एथेनॉल, इसको कैसे बनाएंगे ये हमें पढ़ना है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है ये भी जानना है और इसके उपयोग क्या है ये भी हम जानेंगे। ठीक है ना। इसमें हम देख रहे हैं COH में OH समूह एल्कोहलिक समूह उपस्थित है। ठीक है ना। तो इस एल्कोहलिक समूह के गुणों के बारे में हमें थोड़ा सा जानना है एथिल एल्कोहल के माध्यम से। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे कैसे ये जानना है। ठीक, तो एथिल एल्कोहल प्राय स्टार्च युक्त अम्लीय पदार्थों से बनाया जाता है। ठीक, लेकिन इसके बनाने की और भी विधियां हैं, प्रयोगशाला विधियां भी हैं कुछ, और औद्योगिक निर्माण की भी विधियां हैं। तो हमें सबसे पहले प्रयोगशाला विधियां पढ़ना है कि प्रयोगशाला में कैसे कैसे बनाते हैं। तो निर्माण की विधियां पढ़ लेते हैं। निर्माण की विधियां, तो इसको सबसे पहले हम एथिल ब्रोमाइड से बनाते हैं। एथिल ब्रोमाइड से यानी कि C2H5Br, आइए नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोएथेन। ठीक है ना, ब्रोमोएथेन से इसको बनाना है। ठीक है ना। तो एथिल ब्रोमाइड से बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एथिल ब्रोमाइड या एथिल आयोडाइड का जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन द्वारा रिएक्शन करा के हम एथिल एल्कोहल बना सकते हैं। किसके द्वारा, एथिल ब्रोमाइड या एथिल आयोडाइड C2H5Br या C2H5I का जलीय KOH या NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा देंगे। तो रिएक्शन के फलस्वरूप C2H5OH बन जाएगा, साथ में यहाँ पर पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा। क्या बनेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल C2H5OH से रिएक्ट करके C2H5OH बन जाएगा और ये सोडियम आयोडाइड साथ में बन जाएगा, सोडियम आयोडाइड। तो इस तरह से हम लोग एथिल ब्रोमाइड या एथिल आयोडाइड से प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल को बना सकते हैं। दूसरा, हम एथिल एसीटेट से भी बना सकते हैं। दूसरा है एथिल एसीटेट CH3COO C2H5 से। एथिल एसीटेट यह एक एस्टर है। ये क्या है, एक एस्टर है, और एस्टरों का जब जल अपघटन कराया जाता है, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन कराया जाएगा तो हमें एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों प्राप्त होते हैं। क्या क्या मिलेगा, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसी की रिएक्शन देख लेते हैं। CH3COO C2H5 प्लस जल से रिएक्शन होगी अम्ल या क्षार की उपस्थिति में। अम्ल को मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन आयन से दिखा दिया है, क्षार को हाइड्रोक्सिल आयन से दिखा दिया है। ठीक है ना। तो अम्ल या क्षार की उपस्थिति में यहाँ पर CH3COO ये पूरा का पूरा इसके हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करेगा। किससे रिएक्ट करेगा, क्योंकि जल हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में वियोजित होता है, तो इसके हाइड्रोजन आयन से ये समूह एसीटेट समूह रिएक्ट करेगा। एसीटेट समूह यानी कि CH3COOH बना देगा, साथ में C2H5 इसके हाइड्रोक्सिल समूह से रिएक्ट करके बना देगा C2H5OH। तो इस तरह से हमने एस्टर एथिल एसीटेट जो कि एस्टर है, मैंने बताया एस्टरों के जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। तो हमने उन्हें एस्टर का जल अपघटन कर दिया, दूसरा मेथड हो गया। ठीक, तीसरा एथिलीन से भी हम बना सकते हैं। एथिलीन यानी कि C2H4 से। तो C2H4 को हम CH2 CH2 ऐसे भी दिखा सकते हैं, और इसका अगर हम अम्ल की उपस्थिति में इसमें अगर हम H2SO4 में सल्फ्यूरिक अम्ल में हम एथिलीन प्रवाहित कर दें, क्या कर दें, सल्फ्यूरिक अम्ल आप लोगों को पता होगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में एथिलीन प्रवाहित कर दें तो इसका ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ से द्विबंध जो बना हुआ है एथिलीन में
ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो इसको हम थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं, यानी कि H प्लस और HSO4 माइनस ये बनेंगे दोनों, ठीक। ऐसे भी हम कर सकते हैं, या H और HSO4 अलग अलग कर दें, तो ये हाइड्रोजन पहले ये बॉन्ड टूटेगा, ये हाइड्रोजन जाकर के इस एथिलीन CH2 के जो बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर ये हाइड्रोजन जाकर के जुड़ जाएगा। बाकी इसका भी जो बॉन्ड टूटा इसकी भी एक वैलेंसी खाली रहेगी, इस वैलेंसी में जाकर के HSO4 समूह जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, ये H2SO4 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 HSO4 ये बनाएगा, ठीक। और आगे यही जाकर के फिर से वियोजित हो जाएगा, ठीक। ये आगे क्या करेगा, जल अपघटन इसका होगा, जल से रिएक्ट करेगा ये, चूंकि सल्फ्यूरिक अम्ल जलीय विलयन होगा, है ना। तो अभी तो सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्ट करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना, इसे हम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट पढ़ेंगे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना। अब ये जल की उपस्थिति में इससे जल से रिएक्ट होगी, जल से रिएक्ट करके ये बना देगा CH3 CH2 OH, साथ में H2SO4 जरूरत हो फिर से हमें मिल जाएगा। यानी कि इस अभिक्रिया में टोटली एथिलीन ने किससे रिएक्ट किया, जल से रिएक्ट किया, एथिलीन की जल से क्रिया हुई और एथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ। सल्फ्यूरिक अम्ल इस अभिक्रिया में एक तरह से उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, यानी अभिक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, ठीक। तो ये हम लोगों ने एथिलीन से भी बना लिया है। अब हम लोगों के पास ये दो प्रयोगशाला विधियां थी, हम लोगों ने अभी ये प्रयोगशाला विधियां एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधियां पढ़ी, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल बनाया हम लोगों ने, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल बनाया, है ना, ठीक। अब हमें थोड़ा सा औद्योगिक निर्माण की विधियां पढ़ना है, तो इसका औद्योगिक निर्माण हम किण्वन द्वारा करते हैं। औद्योगिक निर्माण किण्वन द्वारा, किण्वन क्या है ये थोड़ा सा जानना होगा, ठीक। तो किण्वन क्या है, अणुजीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों का सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित होने की क्रिया किण्वन कहलाती है। अणुजीवों, सूक्ष्म अणुजीवों द्वारा कार्बनिक यौगिक, जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं या बड़े कार्बनिक यौगिक होते हैं, अणुजीवों द्वारा वो सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित होते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है किण्वन, ठीक। जैसे कि हम लोगों ने देखा दूध का जमना, दूध फट जाता है ना, दूध का फटना, दही का जमना, पनीर और गोश्त से कुछ समय पश्चात दुर्गंध आना आदि, ये सारी क्रियाएं किण्व जीवों द्वारा होती हैं, सूक्ष्म अणुजीवों द्वारा, जिन्हें हम किण्व कह देते हैं। क्या कह देते हैं, फर्मेंट्स, किण्व। और सूक्ष्म अणुजीवों को हम क्या कह देते हैं, किण्व कह देते हैं, ठीक है ना। गन्ने के रस से शराब और सिरके का निर्माण, ये भी किण्वन की क्रिया है, ठीक है ना। तो सूक्ष्म अणुजीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों का सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटन होना किण्वन कहलाता है। और जिन का सरल सूक्ष्म अणुजीवों द्वारा यह अभिक्रिया होती है, उन सूक्ष्म अणुजीवों को हम क्या कह देते हैं, किण्व कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आगे हम एथिल अल्कोहल का निर्माण दो प्रकार से कर सकते हैं किण्वन विधि द्वारा। एक तो शर्करा युक्त पदार्थों से और दूसरा स्टार्च युक्त पदार्थों से, दो प्रकार से हम इसका निर्माण कर सकते हैं। तो शर्करा युक्त पदार्थों से कैसे करेंगे, शर्करा युक्त पदार्थों से, ठीक। तो शर्करा क्या होती है, शर्करा का अणु आप लोगों को पता होगा, C12H22O11, ये शर्करा होती है, ठीक। तो शर्करा युक्त पदार्थों से अभी हमें बनाना है। तो शर्करा की अगर जल से क्रिया करवा दें, शर्करा को जल में घोल दें, तो ये इन्वर्टेंस एंजाइम, इन्वर्टेंस एंजाइम द्वारा C6H12O6 प्लस C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में वियोजित हो जाएगा, ठीक है ना। शर्करा जल से रिएक्ट करके इन्वर्टेंस एंजाइम की उपस्थिति में, यानी कि गन्ने का रस, शर्करा मतलब एक तरह से हम गन्ने का रस ले रहे हैं, गन्ने का रस
जलीय होगा ही होगा, वो इन्वर्टेंस एंजाइम की उपस्थिति में, अगर उसमें इन्वर्टेंस एंजाइम अवेलेबल है, उपस्थित है, तो वो शर्करा को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देगा। ठीक है ना। अब यही ग्लूकोज या फ्रक्टोज C6H12O6 जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में, वही जो अणुजीव, सूक्ष्म अणुजीव किण्व मैंने बताया ना, किण्व वही है, ये इन्वर्टेंस और जाइमेस, ये वही किण्व जीव है, सूक्ष्म अणुजीव है। ठीक, तो जाइमेस एंजाइम द्वारा ये टूट जाएगा एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। किस में टूट जाएगा? C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। ठीक, तो एथिल अल्कोहल के 2 अणु बनेंगे, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के भी 2 अणु ही बन जाएंगे यहाँ पर। ठीक, तो इस तरह से ये हमने शर्करा युक्त पदार्थों को हमने बना लिया एथिल अल्कोहल। इसके बाद स्टार्च युक्त पदार्थों से, स्टार्च युक्त पदार्थों से कैसे बनेगा? तो स्टार्च का अणु सूत्र क्या होता है? यह हो जाएगा C6H10O5, C6H10O5 का होल n, ये होती है स्टार्च। ठीक, तो स्टार्च जब उतने ही जल के अणुओं से रिएक्ट करेगा तो ये टूट जाता है, माल्टोस में टूट जाएगा डायस्टेस एंजाइम द्वारा। किसके द्वारा? डायस्टेस एंजाइम द्वारा यह माल्टोस पे टूट जाएगा। माल्टोस बहुत मीठी शर्करा होती है। ठीक, माल्टोस अणुसूत्र से वही होगा, जो शर्करा का अणुसूत्र है माल्टोस का भी वही अणुसूत्र होगा, लेकिन माल्टोस शर्करा की अपेक्षा बहुत अधिक मीठा होगा। ठीक, यानी कि NC12SO11 ये माल्टोस में टूटेगा, तो डायस्टेस एंजाइम द्वारा। ठीक, माल्टोस में टूट जाएगा। अब यह माल्टोस C12SO11 यह जल से रिएक्ट करेगा माल्टोस, और जब यह जल से रिएक्ट करेगा तो यह टोटली केवल ग्लूकोज में टूटता है। किसमें टूटता है? ग्लूकोज में। 2C6H12O6 केवल ग्लूकोज में टूटेगा। ठीक है ना। अब यही ग्लूकोज आगे, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है, यहां पर जो एंजाइम होगा, यहां पर माल्टेस एंजाइम होगा, यहां पर जो एंजाइम इसको डिवाइड करेगा वो होगा माल्टेस एंजाइम। ठीक है ना। अब यही ग्लूकोज जो मैंने बताया, इसे क्या बताया कि ग्लूकोज में टूटता है टोटली। अब यही ग्लूकोज C6H12O6 ये जाकर के एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में फिर से टूट जाएगा। ठीक, और यह क्रिया उसी तरह से जैसे यहाँ पर जाइमेस एंजाइम द्वारा ये रिएक्शन हुई है, यहाँ भी जाइमेस एंजाइम द्वारा ही यह रिएक्शन हो जाती है। तो ये किण्वन द्वारा हमने एक तो स्टार्च पदार्थों से और शर्करा युक्त पदार्थों दोनों से हमने एथिल अल्कोहल का निर्माण कर लिया है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये एथिल अल्कोहल बनाने की विधियां हैं। अब एथिल अल्कोहल के अगर भौतिक गुण थोड़ा सा ध्यान दें हम। ठीक, भौतिक गुण का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब अवस्था, रंग, गंध वगैरह, है ना। तो यह क्या है? एक रंगहीन मीठी गंध वाला द्रव है जिसका स्वाद तीक्ष्ण होता है ना। और इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट देखें तो 78.2 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक 78.2 डिग्री सेल्सियस होता है। और वायु में जलाने पर यह हल्की नीली लौ के साथ जलेगा। वायु में जलाने पर हल्की नीली लौ के साथ जलेगा। ठीक है ना। साथ में यह भी है कि इसमें चूंकि OH समूह उपस्थित है, OH समूह उपस्थित है, तो यह जल और साथ में अन्य कार्बनिक विलायकों में भी यह विलय हो जाता है, घुल जाता है, मिश्रणीय हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये हम लोगों ने एथिल अल्कोहल बनाने की विधियां जानी। अब थोड़ा सा इसके रासायनिक गुण जानना होगा हमें। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले हम इसकी क्षार धातुओं से क्रिया करा देंगे। रासायनिक गुण नंबर 1, क्षार धातुओं से क्रिया। तो क्षार धातु में आप लोगों को पता
पता ही है बहुत अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं, प्रबल धन विद्युतीय धातुएं होती हैं, तो ये तुरंत एथिल अल्कोहल से रिएक्ट कर लेंगे। जैसे CTS5OH, इसकी रिएक्शन हम सोडियम से करवा दें, तो सोडियम से रिएक्शन करवाने पर यह सोडियम एथॉक्साइड बना देंगे। क्या बना देंगे? सोडियम एथॉक्साइड CTS5ONA बना देंगे, साथ में हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी? H2 मुक्त हो जाएगी। ठीक, तो रिएक्शन बैलेंस करना है, H2 2 करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो इस तरह से 4 धातुओं से क्रिया हो गई इसकी। ठीक है ना, इसके बाद हम एसिटिक अम्ल से क्रिया करवा देते हैं। एसिटिक अम्ल नाम और अणुसूत्र आप लोगों को पता ही होगा, CH3COOH से क्रिया। इस क्रिया को आप लोगों को विशेष ध्यान देना होगा। यह अभिक्रिया आप लोगों की एस्टरीकरण की क्रिया हो जाएगी। ठीक, एस्टरीकरण क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहलों की आपस में क्रिया से एस्टर और जल का बनना एस्टरीकरण कहलाती है। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल आपस में क्रिया करके एस्टर और जल बनाते हैं, यह क्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। यह क्रिया ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो उसी तरह से रिएक्शन हो जाएगी। यानी कि एसिटिक अम्ल CH3COOH प्लस एथिल अल्कोहल C2H5OH, ये रिएक्शन करके CH3COO C2H5 बना देते हैं, साथ में जल भी बना देंगे। ठीक, तो ये बन गया हमारा एथिल एसीटेट। ठीक है ना, ये क्या बनता है? एथिल एसीटेट, एस्टर है। ठीक, तो इस तरह से ये एसिटिक अम्ल से क्रिया हो गई। ठीक, अब इसी तरह से अमोनिया से क्रिया करवा दें। अगर अमोनिया यानी कि NH3 से क्रिया, तो NH3 से क्रिया करवाएंगे तो एथिल एमीन बन जाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा? C2H5OH अमोनिया से रिएक्ट करेगा, तो ये OH और ये हाइड्रोजन यहां से अलग हो जाएगा, बचेगा C2H5NH2 प्लस हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल जल बन जाएगा। तो एथिल एमीन या एथेनामीन IUPAC नाम क्या होगा? एथेनामीन, ये बन जाएगा अमोनिया से क्रिया करवाने पर। ठीक है ना, अब इसी तरह से अगर हम हैलोजनों से क्रिया करवा दें, हैलोजनों से क्रिया, हैलोजन आप लोगों को पता ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, तो हैलोजनों से क्रिया भी करवा सकते हैं। तो हैलोजनों से सामान्यतः रिएक्शन नहीं होगी, परंतु कुछ न कुछ उत्प्रेरक डाल देने पर यह विक्रिया हो जाएगी। जैसे कि एथिल अल्कोहल C2H5OH, यह क्लोरीन से रिएक्ट करता है जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? निर्जल जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। एक मिनट हैलोजन अम्लों से क्रिया, आप थोड़ा ध्यान देंगे, हैलोजनों से नहीं है, हैलोजन अम्लों से क्रिया, थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान देंगे। हैलोजन अम्लों से रिएक्ट करवाना है अभी। ठीक, अम्लों से क्रिया यानी कि हैलोजन अम्लों से क्रिया करवाने में होगा। ठीक, तो HCl से रिएक्ट करेगा जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में और बना देगा CuTH5Cl प्लस बन जाएगा H2O। ठीक, ये जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगा, क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड बन जाएगा। इसी तरह से अगर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करवा दें, C2H5OH की क्रिया HBr से करवानी है, तो ये होगा शांत H2SO4, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी। और सेम ऐसे ही बन जाएगा ब्रोमोएथेन, यानी कि C2H5Br बन जाएगा, साथ में जल का एक अणु मुक्त होगा। तो ये हो जाती है हैलोजन अम्लों से क्रिया। ठीक, अब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से भी क्रिया करवा सकते हैं, PCl5 से क्रिया। फर्स्ट नंबर पर PCl5 से क्रिया। ठीक, तो एथिल अल्कोहल C2H5OH यह PCl5 से रिएक्ट करता है। ठीक, लेकिन ये भी ध्यान देना है, हाँ ठीक है, PCl5 से रिएक्ट करेगा
क्या बना देगा, एथिल क्लोराइड बना देगा, C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl बनेगा। ठीक, एथिल क्लोराइड बनाएगा या क्लोरोएथेन बना देगा, साथ में फास्फोरिल क्लोराइड बनेगा और HCl भी बन जाएगा। ठीक है ना। अब हम अगर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करवा दें, कंसंट्रेट H2SO4 से क्रिया करवा दें, तो देखते हैं क्या बन जाएगा। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से अगर हम 140 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें इसको, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो सबसे पहले तो C2H5OH यह जब सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्ट करेगा तो सामान्य ताप पर ही यह बना देता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, C2H5EHCSO4 बना देगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, सामान्य ताप पर ही बना देता है। ठीक है ना। साथ में जल का एक अणु बनेगा। अब इसको अगर हम 140 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दें, क्या कर दें, 140 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दें, तो यह एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और अधिक एथिल एल्कोहल से 140 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करके डाइएथिल ईथर बना देता है। क्या बना देता है, डाइएथिल ईथर, यानी कि C2H5O C2H5, साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल जल को प्राप्त हो जाएगा, H2SO4 जल को प्राप्त हो जाएगा। इसी को अगर 140 के बजाय हम लोग 160 से 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दें, कितना गर्म कर दें, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक, तो ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, अपघटित हो जाएगा। ठीक, अगर हम 160 से 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दें तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट अपघटित हो जाता है, और अपघटित होकर के क्या बनाएगा, एथिलीन बना देगा, C2H4 बना देगा और साथ में H2SO4 जो है वो मुक्त हो जाएगा। यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल यहां पर केवल अभिक्रिया को आगे बढ़ा रहा है, यानी कि उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से यह अभिक्रिया आपकी हो जाती है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से। अब अगली रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं तप्त एल्यूमिना से क्रिया। तप्त एल्यूमिना से क्रिया। ठीक है, तप्त एल्यूमिना से क्रिया। तप्त एल्यूमिना यानी कि Al2O3 C2H5OH तप्त एल्यूमिना। ठीक है ना। तो तप्त एल्यूमिना के साथ अभिक्रिया करके यह 250 डिग्री सेल्सियस पर डाइएथिल ईथर बनाता है। क्या बनाएगा, 250 डिग्री सेल्सियस पर डाइएथिल ईथर बना देता है। ठीक है ना। तो ये बात ध्यान देना है आप लोगों को कि तप्त एल्यूमिना यहाँ पर केवल उत्प्रेरक का कार्य करेगा। उत्प्रेरक क्या होते हैं, बार बार ये शब्द आ रहा है, मैं आप लोगों को साइड में बता दूं। उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो अभिक्रियाओं को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, क्योंकि मैंने बताया था ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत धीमी गति से होती है, तीव्र गति से नहीं होती है। इनको तीव्र गति से कराने के लिए कुछ अन्य पदार्थों का उपयोग करना पड़ता है जो अभिक्रियाओं की गति को बढ़ा देते हैं और अभिक्रिया शीघ्र गतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो एल्यूमिना यहाँ पर केवल किसका कार्य करता है, Al2O3 उत्प्रेरक का कार्य करेगा, और जब ये रिएक्शन होगी तो इसके दो अणु आपस में रिएक्ट करके डाइएथिल ईथर C2H5O C2H5 बना देंगे, साथ में जल का एक अणु मुक्त हो जाएगा। इसी को अगर हम C2H5OH को एल्यूमिना की उपस्थिति में ही 360 डिग्री सेल्सियस तक लगभग गर्म कर दें, कितना गर्म कर दें, 360 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दें, यह एथिलीन में चेंज हो जाता है C2H4 में, साथ में जल का एक अणु निकल जाएगा, तो यह एथिलीन में चेंज हो जाएगा। ये तो डाइएथिल ईथर है, डाइएथिल ईथर, और ये क्या है, एथिलीन, आईयूपीएसी नाम एथीन, इसका एथॉक्सी एथेन मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में दिया है, बताया है। ठीक, आईयूपीएसी नाम मैंने पूरे कर दिए हैं, जो आप लोगों के सिलेबस में, आप लोगों के स्टैंडर्ड में है, वो मैंने आप लोगों को आईयूपीएसी नाम पूरे कर दिए हैं। ठीक, अब अगर हम इसकी क्रिया क्लोरीन से करवा लें, क्लोरीन से क्रिया, ठीक,
तो क्लोरीन से रिएक्शन कैसी होगी वो जान लेना है। तो एथिल अल्कोहल क्लोरीन से क्रिया अलग अलग स्टेप में करेगा, समझ लेना है। सबसे पहले तो ये बनाएगा CH5OH, क्लोरीन से रिएक्ट करके पहले बनाता है एसिटल्डिहाइड। क्या बनाएगा? एसिटल्डिहाइड। CH3CHO साथ में HCl मुक्त हो जाएगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मुक्त होगा, ठीक है ना? ये ऐसे रिएक्शन हो जाएगी। अब यही CH3CHO यानी कि एसिटल्डिहाइड क्लोरीन की अभिक्रिया में क्लोरल में बदल जाता है। किसमें? क्लोरल। CCl3CHO ये तो एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड, और ये कहलाता है क्लोरल। ठीक, इसको हम क्लोरल कहेंगे और साथ में बन जाएगा 3HCl। रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 3 करना हो जाएगा। तो इस तरह से क्लोरीन से रिएक्शन हो जाती है, ठीक है ना? अब इसी तरह से इसका अगर ऑक्सीकरण कर दिया जाए, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर दें, ऑक्सीकरण, ठीक, तो एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण हम पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन की उपस्थिति में करेंगे। ठीक, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 प्लस H2SO4, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन होती है तो पोटेशियम सल्फेट, क्रोमिक सल्फेट, जल और नवजात ऑक्सीजन, पोटेशियम सल्फेट, क्रोमिक सल्फेट, SO4 का होल प्लस प्लस जल और साथ में नवजात ऑक्सीजन मुक्त होगी। ठीक, रिएक्शन बैलेंस कर देंगे आप, तो 4H2SO4 4H2O ले लेंगे, ये नवजात ऑक्सीजन मुक्त होगी। अब ये नवजात ऑक्सीजन एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेगी, C2H5OH का ऑक्सीकरण करेगी। तो जब C2H5 का यह ऑक्सीकरण करेगी तो पहले इसको तोड़ देगी एसिटल्डिहाइड में, किसमें? CH3CHO में, साथ में जल का एक अणु बन जाएगा। ठीक, और फिर ये एसिटल्डिहाइड और अधिक नवजात ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, CH3CHO और अधिक नवजात ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये बदल जाता है एसिटिक अम्ल में, CH3COOH में बदल जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये हम लोगों ने ऑक्सीकरण देख लिया, किसकी उपस्थिति में? अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से आप लोगों ने एथिल अल्कोहल के कुछ रासायनिक गुण भी देख लिए हैं। ठीक, अब इसके थोड़ा सा उपयोग समझ लेते हैं। उपयोग में आप लोगों को बता दूं कि 100% शुद्ध एथिल अल्कोहल को परिशुद्ध अल्कोहल कह देते हैं। ठीक, और अगर इसी एथिल अल्कोहल में 5% जल में आ गए और 95% एथिल अल्कोहल, 5% जल और 95% एथिल अल्कोहल CH5OH, तो इस मिश्रण को हम लोग परिशोधित स्पिरिट कह देते हैं। ठीक है ना? इसे हम क्या कह देते हैं? परिशोधित स्पिरिट कह देते हैं। ठीक, इस परिशोधित स्पिरिट का उपयोग हम लोग प्रयोगशालाओं में करते हैं, स्पिरिट लैंप को जलाने के लिए करते हैं परिशोधित स्पिरिट का उपयोग। ये होता है परिशोधित स्पिरिट जिसमें 95% एथिल अल्कोहल, 5% जल होता है। ठीक है ना? अब इसी परिशोधित स्पिरिट में अगर हम कुछ मात्रा में कुछ विषैला पदार्थ मिला दें, क्या मिला दें? विषैला पदार्थ मिला दें, तो उसको हम विकृत स्पिरिट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? विकृत स्पिरिट। चूंकि परिशोधित स्पिरिट का दुरुपयोग बहुत अधिक होता है, अगर परिशोधित स्पिरिट है तो इसका बहुत अधिक दुरुपयोग होगा, बहुत से लोग इसकी ब्लैक मार्केटिंग कर लेते हैं। इसीलिए अब स्पिरिट में कुछ विषैला पदार्थ मिला दिया जाता है जिससे यह पीने योग्य नहीं रह जाती। ठीक, और इसे हम क्या कह देते हैं? विकृत स्पिरिट। अब विकृत स्पिरिट क्योंकि इसमें विषैला पदार्थ मिला होता है, तो अब जो कोई इसका सेवन करेगा वो
सीधे मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अब स्प्रिट की कालाबाजारी यानी ब्लैक मार्केटिंग बंद हो गई है। ठीक, तो इस तरह से ये हो गया परिशोधित स्प्रिट और विकृत स्प्रिट, मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक, इसके बाद हमें समझना है कि ये एथिल अल्कोहल का जो उपयोग होता है विलायक के रूप में सबसे अधिक होता है। किसके रूप में? कार्बनिक पदार्थों के विलायक के रूप में होता है। दूसरा, ईथर, क्लोरोफॉर्म, रंजक और अन्य सुगंधित पदार्थों के निर्माण के लिए भी एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। ठीक, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी यानी बहुत सी अभिक्रियाओं को पूरा कराने के लिए भी हम लोग एथिल अल्कोहल का उपयोग करते हैं। ठीक है ना? इतना ही नहीं, अनार्थ एथिल अल्कोहल और गैसोलीन यानी पेट्रोल, अनार्थ एथिल अल्कोहल यानी कि 100% शुद्ध एथिल अल्कोहल और पेट्रोल दोनों के मिश्रण को हम शक्ति अल्कोहल यानी कि पावर अल्कोहल कह देते हैं। और इस पावर अल्कोहल का उपयोग 100% शुद्ध एथिल अल्कोहल और पेट्रोल दोनों के मिश्रण को हम लोग स्वचालित वाहनों में ईंधन के लिए उपयोग कर सकते हैं। परंतु ये ध्यान देना है कि इसके लिए इस मिश्रण को ईंधन के रूप में प्रयुक्त करने के लिए हमें अपने वाहनों में कुछ संशोधन कराना पड़ता है। ठीक, कुछ संशोधन कराना पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ, एक बात और ध्यान देना है कि जो शक्ति अल्कोहल होगा, ठीक, इसमें एथिल अल्कोहल 10 से 15% से अधिक होना चाहिए। ठीक, तब हमें इंजन में संशोधन करना पड़ेगा। अगर हम एथिल अल्कोहल 10 से 15% ले रहे हैं तो हमें, और पेट्रोल बाकी ले रहे हैं, बाकी क्या ले रहे हैं? बाकी पेट्रोल ले रहे हैं, तो हमें इंजन में संशोधन नहीं करना है। लेकिन अगर 10 से 15% से अधिक ले रहे हैं अल्कोहल को, 15% से अधिक ले लेंगे तो हमें अपने गाड़ियों के इंजन में संशोधन कराना पड़ेगा। अदरवाइज ये बर्न नहीं हो पाएगा, इंजन में जल नहीं पाएगा। ठीक, इसका एक और बहुत बड़ा एथिल अल्कोहल का उपयोग है और वो है जीव अनुरूपों के परिरक्षण में। ठीक, जीव अनुरूप जो होते हैं, डेड बॉडीज वगैरह होती हैं, उनको काफी समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम लोग एथिल अल्कोहल का उपयोग करते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को एथिल अल्कोहल, उसके रासायनिक गुण और उपयोग के बारे में बताया है। अब अगले वीडियो में आपका अगला जो कंपाउंड है एसिटिक अम्ल, उसके बारे में मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक, और इसके बाद थोड़ा सा साबुन निर्माण भी है, तो साबुनीकरण भी आप लोगों को बताना होगा, तो उसके अगले वीडियो में साबुनीकरण बता दूंगा। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और इसके रासायनिक गुणों को भी देखिए।